जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। ये हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पापा वीडियो है, ये आप हो और हम दोनों मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस, इसका पापा वीडियो हम आपको पहले ही दे चुके हैं। उससे रिलेटेड जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम इस वीडियो में लाए हैं। इसमें लेटेस्ट करंट अफेयर प्लस जो लेबर कोड के 4 बिल हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे देने जा रहे हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने कई सारे पापा वीडियो बनाए हैं, आप जा सकते हैं यूट्यूब में जाके, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पापा वीडियो प्लेलिस्ट ऐसे करके सर्च करना है तो आपको सारे पापा एक साथ मिल जाएंगे और उनके साथ मिलके आपको पावरी करनी है। ठीक है, पढ़ाई करते रहिएगा, लगातार हम आपके साथ लगे हुए हैं। ईपीएफओ के लिए ये वाला पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज हो चुका है, सोशल सिक्योरिटी और प्लस जो हमारा दूसरा वाला है जनरल अकाउंटिंग, उसका पापा वीडियो जल्द आने वाला है। तो पावरी की तैयारी कर जारी रखिए और पढ़ाई करते रहिए, लगातार हम आपके साथ हैं, मिलके पावरी करेंगे, ठीक करेंगे ना। ईपीएफओ 2020 के लिए जो करंट अफेयर है बिल्कुल स्पेसिफिक, ठीक है ना, लेबर लॉ से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड, अकाउंटेंसी, वो तो खैर बहुत स्टैटिक सब्जेक्ट है, उसमें सिर्फ प्रिंसिपल पूछे जाएंगे जहां तक है, और जो है सोशल सिक्योरिटी जिसमें कि गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं। तो करंट अफेयर जो हम लोग का डेली आप लोग को मिलता है हमारे चैनल पे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे और ओनली करंट अफेयर्स चैनल पे, वो तो आप देख ही रहे होंगे। लेकिन ये अभी जो लेबर लॉ रिफॉर्म्स आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आपको पता है वेजेस, ये पार्ट 1 है इस करंट अफेयर का। 4, क्योंकि ये हैं आपके लेबर लॉ रिफॉर्म में 4 कोड आए हैं, ठीक, जिसमें से कि ये पहला है और इसमें 2019 में ही वेजेस कोड जो है, आउट ऑफ दीज 4 कोड्स 1 कोड हैज ऑलरेडी बीन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट लास्ट ईयर, दैट इज 2019। तो वो वाले को मैंने यहां पर कवर कर दिया है। ठीक, लेबर लॉ से रिलेटेड जितने भी हैं, वेजेस हो, सोशल सिक्योरिटी हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ वर्क वाला हो, वो सब आपके कवर हो जाएंगे। ये पार्ट 1 है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले एक बहुत ही जेंटल रिमाइंडर है, अगर आप लोग को यूपीएससी का प्रीलिम्स और या फिर ईपीएफओ जो कि यूपीएससी का ही एग्जाम है, उसके प्रीलिम्स से 2020 वाले से संबंधित अगर आपको हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना है तो बिल्कुल भी आप लोग वेट ना करिए। और आपका ये यूपीएससी जो है वो 2021 वाला पेड ग्रुप चल रहा है। ठीक, इसके लिए आप लोग को बस सिर्फ ये करना होगा कि एक बार आपको कॉल करना होगा हमारे ऑफिशियल नंबर 8564880530 और 9696066089 पर, और इन पे कॉल करेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, 1-to-1 गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस, सारी चीजें आप लोग को आसान भाषा में और टाइम टू टाइम आपके लिए मिलती रहेंगी। ठीक, रेगुलर मतलब ये इंटरेक्शन जो है और कहीं नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, लेबर लॉज रिफॉर्म, यहाँ पे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में समझना चाहता हूँ, एज ऑलवेज जो मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोग को जो भी पढ़ना है पहले समझो कि वो आया क्यों है। जब आप वाई समझ लोगे तभी तो सारी चीजें क्लियर होंगी ना। सिर्फ व्हाट पढ़ने से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, एग्जाम को क्लियर कर देगी। ठीक है, तो वाई लेबर रिफॉर्म्स, लेबर लॉ रिफॉर्म्स हम लोग क्यों लेके आए भाई, क्यों? उसके लिए देखिए, ये कहा गया है कि कड़े और पुरातन, मतलब पुराने श्रम कानून है, पता नहीं कब के, 150 साल, 60 साल, 100 साल के करीबन भी कुछ है लॉज, वो पुराने बने हुए हैं। अब आज जो है समय बहुत चेंज हो चुका, 2021 में हम लोग जाने वाले। ठीक, तो उनका जो है, और इसलिए जो है ये हमेशा से कहा जाता था कि भैया चेंज किए जाए और रिफॉर्म लाया जाए, लेकिन ज्यादातर गति नहीं आ पाई रिफॉर्म्स में। क्यों? क्योंकि जो डिबेट थी वो सही तरीके से फ्रेम नहीं करी गई, पेश नहीं करी गई। क्यों? जहां तक लेबर रिफॉर्म की बात आती थी सिर्फ एक मुद्दे पर बढ़ जाती थी डिबेट, कि सिर्फ जो फर्म्स हैं, जो इंडस्ट्रीज है, जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है, वो किस तरीके से वर्कर को जो है हायर और फायर कर सकता है, मतलब जो है उसको रख सकता है या फिर निकाल सकता है, सिर्फ इस बात पे रहती है। बट लेबर रिफॉर्म्स सिर्फ एक इस बात से थोड़ी ना रिलेटेड है, इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारे इसमें एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, तो उसी को जानेंगे। यहाँ पे पहली बात ये थी कि क्यों नहीं हो पाया। अब एक बात ये समझना जरूरी, जो मैंने अपने, अच्छा, जो अभी लेबर लॉज हैं इनसे रिलेटेड जो बेसिक लॉज हमेशा से रहे हैं, जैसे कि कई सारे यहाँ पे बात हो रही है, उनके लिए मैंने 3 पार्ट सीरीज आप लोग को अभी शेयर करी थी, वो जरूर देख लीजिएगा। उससे आप लोग को बेसिक एसेंस पता चल जाएगा कि क्या है लेबर लॉज का। बेसिक एसेंस जानना तो ये जो सीरीज है 3rd, उसको बोलते हैं क्विक रिवीजन सीरीज, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस करके है, उसको हमारे चैनल पे आप जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक, वहां पे मैंने ये बताया था कि ये समवर्ती है, मतलब संविधान में जो शेड्यूल 7 है, अनुसूची 7 है, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत
उसमें ये बताया गया है कि लेजिस्लेटिव पावर्स मतलब कि विधायकों के प्रॉब्लम जो पावर्स हैं वो सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में कैसे कैसे बटी हुई हैं। तो उसमें जो लेबर जो है उसमें ठीक श्रम जो है वो संविधान में समवर्ती सूची में आता है, मतलब इस पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लोग ही लॉ बना सकते हैं। इसी पर जो है आपका ये देखा गया है कि भाई 100 के ऊपर स्टेट्स के मतलब राज्यों के अलग अलग, बिहार यूपी महाराष्ट्र अलग अलग, और 40 से ज्यादा जो है आपके सेंट्रल मतलब केंद्र के कानून हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लेबर पर, ठीक, जैसे कि औद्योगिक विवादों पर, उनका समाधान, काम करने की स्थिति, ठीक, वर्किंग कंडीशन, सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा और वेजेस या फिर वेतन, ठीक। तो ये सारी चीजें थी। अब इसमें क्या हुआ कि अब इन सब चीजों को देखते हुए 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत जरूरी है, इसकी वेबसाइट आप लोग विजिट करके प्लीज एक एक चीज को देखिए। नई स्कीम, ये सारे जो कोड्स है ना, वेजेस वाले, सोशल सिक्योरिटी वाले, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, और ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी वाला, इन सब का जो है गैजेट वाला जो दे रखा है वो भी आप जाके उसको पढ़ सकते हो एक बार, ठीक है। हो सकता है अंदर कुछ सेक्शन से मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो यहां पे जो 4 बिल उन्होंने पेश किए 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में, उसमें से उन्होंने क्या करना चाहा है कि 29 जो सेंट्रल लॉज है, पीछे मैंने बताया ना 40 सेंट्रल लॉज में से 29 यानी 29 सेंट्रल लॉज उन्होंने कोड करने की कोशिश करी, ठीक, उनको इंटीग्रेट करने की, उनका एक समावेश बनाने की कोशिश करी, और उसमें भी 4 जो है मेजर उन्होंने उसके ब्रॉड एस्पेक्ट्स बनाए। वो क्या थे? वेजेस पे, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन पे, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस पर। ये 4 कोड अब भारतवर्ष में 2020 में आ चुके हैं पूरी तरीके से। पिछले साल वेजेस आया, सबसे पहले वो वाला पास हुआ था, ठीक। पार्लियामेंट ने अब ये चारों पास कर दिए हैं, और इसमें से ये सारे इसके बारे में लिखे हुए हैं। ये 2019 में, बाकी सब 2020 में। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए सबसे पहले कौन सा हुआ, ठीक। अब एक कमीशन बनाई गई थी, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस कमीशन के हेड कौन थे, ठीक। सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग 2002 में जो बनाया गया था, उसने क्या चीज बताई थी? उसने ये बताया था कि जो लेजिस्लेशंस हैं लेबर वाले वो कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक, पुराने हैं और इनकंसिस्टेंट हैं, उनकी डेफिनेशन इनकंसिस्टेंट है, मतलब कहीं पे कुछ बोला गया डेफिनेशन किसी एक लॉ में, दूसरे लॉ में दूसरी चीज बोल दी है सेम चीज को, तो इनकंसिस्टेंट डेफिनेशंस हैं। अगर तो हमें यहां पे करना क्या है ये बताया हमारी नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने कि हमें इन पे ईज ऑफ कंप्लायंस, मतलब लोग इजीली कंप्लायंस करें, नियोक्ता और या फिर जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर है, वो भी इजीली अपने पीएफ जो भी मतलब कानून है उसका मतलब पालन करें बहुत आराम से, कोई उल्लंघन ना हो गलती से भी, ठीक। तो उसमें इंश्योर करें, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए लेबर लॉज में, ठीक। उन्होंने ये भी बोला कि हमें कंसोलिडेट करने चाहिए सेंट्रल लेबर लॉज को, ब्रॉडर ग्रुप इन्होंने लेकिन 5 बताए थे, ठीक। क्या? आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, ये तो अभी भी ऐसे ही है, बस जो इन्होंने नेशनल कमीशन ऑन लेबर इन्होंने जो बताया था सेफ्टी एंड वेलफेयर वर्किंग कंडीशन, ये जो 2 अलग अलग बताए थे इनको जोड़ दिया गया है अब, ठीक। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और करके चौथा बना दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कोड ऑन वेजेस 2019 में जो आया है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें लाई गई हैं, बहुत ही आसान भाषा में संक्षेप में समझते हैं। पार्लियामेंट ने पास किया है आपका वेजेस 2019, फिर से बता दे रहा हूं, सबसे पहले ये हुआ है, ये रेगुलेट करता है वेज यानी वेतन या फिर मजदूरी एंड बोनस पेमेंट्स को। ये वाली मैंने जो पहले सीरीज बने अभी आपको बताई है, क्विक रिवीजन लेबर लॉज इंडस्ट्रियल रिलेशन वाली सीरीज, 3 पार्ट में जरूर देखिएगा उसको, जो है उसमें बताया गया बोनस पेमेंट्स क्या होते हैं, वेजेस वाला मिनिमम वेज क्या है, ठीक, ये सब बताया गया। हर एम्प्लॉयमेंट में जो है ये विनियमित करेगा वेतन और बोनस पेमेंट को हर एम्प्लॉयमेंट में, जैसे कि जहां पे इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, ठीक है ना। संसद ने सभी रोजगार जहां किसी भी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय या निर्माण में मजदूरी और बोनस भुगतान को विनियमित करने के लिए मजदूरी यानी वेतन 2019 पर संहिता यानी कोड पारित किया है। द कोड रिप्लेसेस, अब ये कौन से एक्ट रिप्लेस कर रहा है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको थोड़ा सा 2-3-4 बार पढ़िएगा, रटने कुछ मत पढ़िए, करिए 3-4 बार पढ़ेंगे, रिवाइज होगा, याद हो जाएगा। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इसके बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है। मिनिमम वेजेस एक्ट, इसके बारे में बताया है। अब ये जो इसके अंदर जो अलग अलग एस्पेक्ट्स कवर किए गए थे वो भी इस फाइनल कोड में आ गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, ये चारों मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था ना, इसलिए मैंने वो शुरुआत में कराया था आपको, ताकि आपको बेसिक एसेंस समझ में आ जाए। अब ये चारों जो एक्ट्स है पुराने, इनके ईयर भी याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है क्वेश्चन, उनको सबको अब का समावेश क्या है, ये कोड है आपका कोड वेजेस कोड 2019। अब इसमें व्याप्ति क्या है, यानी कि कवरेज क्या क्या किया गया है। द कोड विल कवर टू ऑल एम्प्लॉइज, जितने भी वर्कर हैं सभी ही इसके अंतर्गत आएंगे, उन पर लागू होगा
जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपका वेज रिलेटेड डिसीजन लेगा एम्प्लॉयमेंट्स में, जो केंद्र सरकार है वो उन एम्प्लॉयमेंट्स में, कौन से एम्प्लॉयमेंट्स में अपना डिसीजन लेगा, रेलवेज में, माइंस में, ठीक है, ऑयल फील्ड्स में और अदर अमंग अदर्स। ठीक, ये मेन है। बाकी इनके अलावा जहां पे सेंटर लेंगे, बाकी सब पर स्टेट गवर्नमेंट लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट विल मेक डिसीजन फॉर ऑल अदर एम्प्लॉयमेंट्स। अन्य सभी नौकरियों के लिए राज्य सरकारें निर्णय लेंगी। ठीक, फ्लोर वेज क्या है, न्यूनतम वेतन सीमा। ठीक, फ्लोर वेज जो है आपका इस कोड के अकॉर्डिंग ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगा फ्लोर वेज, और इस फ्लोर वेज को फिक्स करते समय ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कर का भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए एक न्यूनतम वेतन सीमा तय करेगी। ठीक है, और फर्दर इट में सेट डिफरेंट फ्लोर वेजेस फॉर डिफरेंट जॉब। अब इंडिया में जैसे आपका जो है, इंडिया में अलग अलग रीजन है, तो अलग अलग उसमें ही ये क्या है कि आपका अलग अलग इस रीजन में हो सकता है कि फ्लोर रेट जो है आपका वेजेस का वो अलग हो, इसमें अलग हो, सेंट्रल में अलग हो, नॉर्थ ईस्ट में अलग हो। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने कोशिश करी है इसको बताने की। ठीक है, अब इसके बाद फिक्सिंग द मिनिमम वेज। अब ये वाला एक्ट इसके अंतर्गत आया तो इसके रिलेटेड भी कुछ बात करी ही होगी। अब इस एक्ट में भी वही चीज बोल रहा है, द कोड मतलब ये समावेशन है सारी चीजों का, जो बिल्कुल अब नहीं है, आउट ऑफ ट्यून हो गया प्रेजेंट टाइम में, उसको तो हटा ही दिया गया है। ठीक, द कोड प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयर, नियोक्ता को रोकता है पेइंग वेजेस, वेज देने से, वेतन देने से जो कि मिनिमम वेजेस से कम हो। ठीक है, और मिनिमम वेजेस कौन नोटिफाई करेगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी, दोनों कर सकते हैं अपने अपने जगहों पे। ठीक है, अपने अपने जो भी उनको सब्जेक्ट्स दिए उसमें, या फिर अपने अपने टेरिटोरियल उसमें। ठीक, और जो मिनिमम वेज होंगे वो रिवाइज और रिव्यू किए जाएंगे। ठीक, उनका संशोधन या फिर समीक्षा की जाएगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही, लेकिन 5 साल से कम समय में। ऐसा नहीं कि 5 साल से ज्यादा हो जा रहा है, समीक्षा और संशोधन हो ही नहीं रहा है। तो मतलब रेगुलर अपडेशन रहना चाहिए, मतलब अप टू डेट रहना चाहिए। जो भी आपके मिनिमम वेजेस हैं, महंगाई क्योंकि हर साल बढ़ती रहती है, तो हमें उसके हिसाब से मिनिमम वेज भी रखना चाहिए ना। नहीं तो गरीब और गरीब होता चलाएगा, वो चीजें उतनी नहीं खरीद पाएगा, उसकी सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी। तो हमें तो ये ध्यान रखना ना, हमारा इंडिया का स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, स्टेट मतलब सरकार कॉन्सेप्ट है, वो है वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी स्टेट की बात है। और हमारे भारतीय संविधान के डीपीएसपी में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी आप लोग को कमेंट करके बताना है कि वो आर्टिकल कौन सा है, क्या नाम से है, किस नंबर का है। ठीक, अगला जो कोड ऑन वेजेस 2019 के अंतर्गत जो चीज है वो है एडवाइजरी बोर्ड। अब ये एडवाइजरी बोर्ड एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे अपने अपने स्फीयर में, और ये एडवाइस करेगा किन विषय पर, ये इश्यूज होंगे कि मिनिमम वेजेस को फिक्स करने के लिए, पहली बात, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी व्यूमन के बढ़ाने के लिए, महिलाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी एडवाइस करेगी एडवाइस बोर्ड। इसी तरीके से पहला जो पार्ट है आपका इस वाली सीरीज का करंट अफेयर लेबर लॉ रिफॉर्म्स रिलेटेड, वो वाला पहला पार्ट हमारे यहाँ पे खत्म हो गया, लेबर लॉ रिफॉर्म्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे। अगर आप लोग को हमारा पेड को ज्वाइन करना है तो पुनः मैं आपको बता देता हूं कि 8564880530 और 9696066089 पर आप लोग कॉल करके हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी का 2021 का ग्रुप चल रहा है और यूपीएफओ का 2020 के ग्रुप चल रहे हैं, बिल्कुल अप टू डेट, सारा करंट अफेयर, सारा टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहाँ पे कराया जाएगा, 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगा। जरूर ज्वाइन करिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। ईपीएफओ 2020 का जो एग्जामिनेशन है आपका है 9 मई को। ठीक, और उसमें करंट अफेयर का लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा मसाला अभी गवर्नमेंट ने दे दिया है हमें, जिसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। लेबर लॉज रिफॉर्म या फिर लेबर कोड 4 आ चुके हैं। ठीक, ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 को देखेंगे, उसके मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, और बिल्कुल आप लोग आराम से बैठिए, एक एक चीज यहां पे मैं समझा दूंगा, बिल्कुल भी आप लोग को जो है कोई भी चीज के अलावा और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारे जो पेड ग्रुप है उसमें ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी। ईपीएफओ और यूपीएससी के लिए हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं। यूपीएससी 2021 के लिए पेड ग्रुप चल रहा है पूरा कंप्लीट, ईपीएफओ का तो पेड ग्रुप चल ही रहा है। ठीक है, इसमें आप लोग को जो है टेस्ट सीरीज भी पूरी कराई जाती है, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, पर्सनल गाइडेंस होता है, जैसा कि कहीं पे भी और नहीं हो रहा है। आप लोग अगर हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग 8564-880530 और 9696066089 पे कॉल करके हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 जो आया है, इसके शुरुआती जो चीजें हैं, एक एक फीचर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या बनाए गए, कौन से बोर्ड्स बनाए गए, सब कुछ। ठीक है, तो इसमें देखो मेन जो है पहले पार्ट में आपने समझ लिया था। पहला पार्ट जो था इस लेबर कोड, जो 4 लेबर कोड है, उसमें आपने वेजेस कोड
वेजेस कोड यानी संहिता 2019 वाला सबसे पहले यही लागू हुआ था। मैं आपको बता देना, हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ ले ईपीएफओ में। ठीक, जो ये बिल आया है अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही मानक बनाएगी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ फॉर वर्क प्लेसेस थ्रू ए नोटिफिकेशन, अधिसूचना के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट मानक बनाएगी। ठीक, जितना मैं बताता हूं बस उतना सुनते रहिएगा। ड्यूटी क्या है एम्प्लॉयर की, नियोक्ता के दायित्व कर्तव्य क्या क्या है। नियोक्ता ही रेस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा आपका आपकी मेंटेन करने के लिए अपना जहां पे भी उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वहां पे हेल्थ सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन के लिए एम्प्लॉयज के लिए नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर ही रेस्पॉन्सिबल होगा, और या फिर जैसा भी केंद्र सरकार बताएगी उस हिसाब से एम्प्लॉयर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि उसने किस तरीके से हमारे इस कोड के अंतर्गत जो है अपना उसका पालन किया है कि नहीं किया है। ठीक, अब ये करते समय एम्प्लॉयर जो है कोई भी इसमें फीस वीस नहीं ले, कोई चार्जेस नहीं लगाएगा एम्प्लॉय के ऊपर मेंटेन करने के लिए सेफ्टी और हेल्थ एट द वर्क प्लेस। समझ में आई। तीसरी बात इसमें यह है कि एम्प्लॉयर को जो है हर साल एक एम्प्लॉयज के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना पड़ेगा। ठीक, समझिए तीन चीजें, एम्प्लॉयर जिम्मेदार है कि ये हेल्थ सेफ्टी वर्किंग कंडीशन की बात करे, सारी चीजें देखे। ठीक, और या फिर जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताए। दूसरी बात क्या है कि कोई भी चार्जेस एम्प्लॉय से नहीं लेगा ये सब काम करने के लिए। और तीसरा क्या है कि हर साल एम्प्लॉय यानी कि नियोक्ता फ्री ऑफ कॉस्ट एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन एम्प्लॉयज के लिए रखेगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट, अब यहां पे एम्प्लॉय के क्या अधिकार है, कर्मचारी के अधिकार क्या है। अगर किसी एम्प्लॉय को ये लगता है कि जहां पे भी वो काम कर रहा है वहां पे उसको इंजरी, चोट या फिर उसकी मौत हो सकती है या फिर किसी भी तरीके का खतरा उसे महसूस होता है उसकी हेल्थ के लिए, तो वो इन्फॉर्म कर सकता है नियोक्ता को यानी कि एम्प्लॉयर को डायरेक्टली और या फिर सेफ्टी कमिटी के थ्रू। आप लोग के लिए पहला क्वेश्चन आ चुका है, सेफ्टी कमिटी में कौन कौन होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है और इसको किस अधिनियम या फिर एक्ट के अंतर्गत बनाया जाता है। ठीक, अगला पेज आ गया, या हम लोग ने ध्यान लगा लिया और पता कर लिया कि राइट्स क्या है एम्प्लॉयज के। अब हम लोग करेंगे प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन, महिलाओं के रोजगार के लिए क्या प्रावधान है इस कोड के अंतर्गत। अब इसमें कहा गया है कि महिलाएं एंटाइटल्ड हैं किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, किसी भी सभी प्रतिष्ठानों में एम्प्लॉयड होने के लिए और सारे टाइप के वर्क करने के लिए महिलाओं के लिए अब दरवाजे खुले रहेंगे। ठीक, और यहां तक कि यह भी कहा गया है कि 6 बजे से पहले, सुबह के 6 बजे से पहले और रात्रि 7 बजे के बाद का भी जो है जो भी काम वाम है उसमें भी वीमेन एम्प्लॉयड हो सकती है। यानी कि यह है कि रात को भी अगर केंद्र सरकार और जैसे सरकार ने जो भी बनाया है रूल्स उसमें अगर एक बताया जाता है सेफ्टी कंडीशंस पूरे हैं तो उनको वहां पे भी रात में भी कार्य करने का जो है वो मिल सकता है मौका। इसके बाद यहां पे ये कहता है कि गवर्नमेंट को फिर भी किसी भी जगह पे किसी भी एम्प्लॉयमेंट जहां पे वीमेन काम कर रही है उसके हेल्थ को सेफ्टी को डेंजरस महसूस होता है, ठीक, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को कहेगा कि भैया यहां पे आपको एडिक्वेट सेफगार्ड्स देने पड़ेंगे जहां पे वीमेन को अपने एम्प्लॉय कर रखा है। ठीक, मान लीजिए कहीं पे देखा वीमेन जैसे एम्प्लॉयड है वहां पे गवर्नमेंट को लगा कि नहीं यहाँ पे जो है जितना जरूरत की जो है साजो सामान होना चाहिए इनकी सेफ्टी के लिए हेल्थ के लिए वो नहीं लग रहा है, तो वो वहां पे जाके एम्प्लॉयर से गवर्नमेंट ये बोलेगी कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा बिकॉज यू आर एम्प्लॉइंग द वीमेन। ठीक है, तो इसके बाद अब ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज आ गई है, माइग्रेंट प्रवासी कामगार जो है कर्मचारी जो है इन पे काफी लंबा चौड़ा इसमें यहाँ पे जो है ध्यान दिया गया है। अब इसमें क्या कहा गया है कि एक सेपरेट पूरा सेक्शन बनाया गया इस बिल के अंतर्गत इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए एक अलग से पूरा एक सेक्शन बनाया गया है और इसमें यह बताया गया है कि इनके लिए रूल्स बनाए जाएंगे हर एस्टेब्लिशमेंट में, हर प्रतिष्ठान में जहां पर भी 10 या फिर 10 से ज्यादा अंतरराज्य प्रवासी श्रमिक काम कर रहे हैं अभी या फिर पिछले 12 महीनों में कभी भी। ठीक, इसके बाद इन्होंने यह कहा है कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए इस बिल के अंतर्गत, इस कोड के अंतर्गत जो उनकी व्याप्ति है यानी कि जो कवरेज है माइग्रेंट वर्कर्स की अंदर जो लेबर लॉज है उनसे संबंधित उसमें इनका कवरेज बढ़ा दिया है। ठीक, माइग्रेंट लेबर्स को, वर्कर्स को अब जो है ज्यादा जो है उनका ध्यान दिया जा रहा है लेबर लॉस के अंतर्गत, और इसी के साथ साथ उनकी जो सामाजिक सुरक्षा वाले बेनिफिट्स हैं जो कि कोविड-19 पैंडेमिक में आप लोगों ने देखा था बहुत ज्यादा एक पूरी फ्लडिंग हो गई थी, लोग जो है दिल्ली से जाने को अपने अपने घर जाने को तैयार थे और माइग्रेंट लेबर्स का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, बहुत उनकी दुर्दशा थी, तो ऐसे लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो है वो बढ़ाए गए हैं, उनको दिए जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे अधिक प्रभावित श्रमिक वर्ग को अधिक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है आपका ये वाला कोड बिल। ठीक, अब जो प्रेजेंट लॉ है
जो प्रेजेंट लॉ है इससे पहले वाली जो कंडीशन थी अभी तक, वो क्या कहती कि कोई भी जो माइग्रेंट वर्कर है अगर उसको किसी ठेकेदार ने, जब मतलब सिर्फ ठेकेदार ने ही अगर उसको हायर किया है, ओनली इफ दे वर हायर्ड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, तभी उनको जो है इस माइग्रेंट वर्कर की तरह से जो है जो भी लेबर लॉस अभी तक थे उसमें उनको देखा जाता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब अगर देखिए उस कंडीशन में क्या होता था कि अगर कोई वर्कर, माइग्रेंट वर्कर जिसने खुद अपने से चल के आया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट गया, ठीक, वहां जाके काम कर रहा है, अगर ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू नहीं गया तो क्या होगा, इसको लेबर लॉस के अंदर कंसिडर ही नहीं करते थे। अब ये स्थिति चेंज हो गई है, समझ में आ गई ना बात। अब जो है ये नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही गए तभी आपको माना जाएगा, अब वैसे भी आपको माना जाएगा। इसलिए नई डेफिनेशन आ गई है, नया विधेयक अंतरराज्य प्रवासी श्रमिकों को परिभाषित करता है। इसमें क्या कहता है, कोई भी वर्कर, ठीक, जो अपने से ऑफ हिज ओन, अपने से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहा है, इंप्लॉयड है यहां पे, ठीक, दूसरे स्टेट में, स्टेट ए से बी के बीच में, और 18,000 या फिर उससे कम की सैलरी बना रहा है, तो उसको जो है हम माइग्रेंट वर्कर की तरह ट्रीट करेंगे और सारे लेबर लॉज में उसको जितने भी अदर वर्कर्स के लिए जो राइट्स हैं, अधिकार है, वो माइग्रेंट वर्कर को भी देंगे। अब यहां पे एक चीज और भी बता दी गई है, अब उसको चाहे डायरेक्टली या मतलब किसी वर्कर को रिक्रूट किया हो डायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर, और मतलब एम्प्लॉयर ने डायरेक्ट अपने से एम्प्लॉयड कर लिया माइग्रेंट वर्कर को, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसने अगर ये जो 3 कंडीशन है कि आपका पहला कि ये अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया है, वहां पे चाहे एम्प्लॉयर डायरेक्टली उसको बात किया था या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर से किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जो है 18,000 से कम कमा रहा है, तो उसको माइग्रेंट वर्कर को जितने भी लेबर लॉज हैं सबके अंतर्गत जो भी अधिकार हैं बाकी वर्कर्स के लिए, वो माइग्रेंट वर्कर्स को भी मिलेंगे। समझ में आ गई बात। अब पहली बार क्या हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट हैज मेड ए प्रोविजन फॉर फ्रेमिंग स्कीम बनाई गई है कि ऑप्शन होगा आपके माइग्रेंट वर्कर्स के पास में भी कि वो लोग भी बेनिफिट ले पाएंगे पीडीएस का, यानी राशन का, ठीक है, राशन कार्ड का भी, वन नेशन वन राशन कार्ड का भी जो स्कीम आई है, उसी तरीके से माइग्रेंट वर्कर्स के पास भी ये ऑप्शन होगा कि वो बेनिफिट ले सकते हैं पीडीएस का, या तो अपने होम स्टेट में, मान लीजिए यूपी से कोई गया है महाराष्ट्र में, तो वो यहां पे भी पीडीएस का लाभ उठा सकता है, या फिर डेस्टिनेशन स्टेट में भी ले सकता है, जैसे कि यहां पे एग्जांपल में महाराष्ट्र की बात हो रही है। ठीक, इसके बाद ये भी है कि माइग्रेंट वर्कर के लिए, ठीक, कोई एक जो सेस फंड्स बनाए गए, उपकर नदी बनाई गई है कि किसी स्टेट में बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, वो माइग्रेंट वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, उनको भी बेनिफिट करने के लिए भी यूज करी जाएगी। समझ में आ रहा ना एक एक चीज। सेस फंड जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए था, वो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी, उनको भी बेनिफिट पहुंचाने के लिए भी यूज में लाई जाएगी। अब यहां पे ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर्स, नियोक्ता की जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, वो ये भी है कि सर्टेन बेनिफिट जो भी अदर वर्कर्स को दिए जाते हैं वो आपको माइग्रेंट वर्कर्स को भी देने होंगे। ठीक, माइग्रेंट वर्कर्स की अब आवाज को बढ़ा रहे हैं, उसकी जो है उसकी एक प्रेजेंस बना रहे हैं। उसका ऐसा नहीं है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आया है तो यहां पे उससे भेदभाव हो, वो भी एक वर्कर है, उसका भी हमें सेम अधिकार होने चाहिए जो वर्कर्स को ऑलरेडी जो यहीं के लोग हैं। मतलब आपने एक थ्योरी सुनी होगी, सन ऑफ द सॉइल वाली। ठीक, इसको कमेंट करके बताइएगा क्या चीज है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र में कई बार क्या होता है कि महाराष्ट्र मराठियों का, तो वहां से कोई भी जैसे बिहार से यूपी से लोग पहुंचता तो उसके साथ में काफी भेदभाव होता है। अच्छा, बिहार यूपी जो जा रहे हैं वो है तो माइग्रेंट वर्कर्स ही ना। ठीक, तो इस तरीके से उनके साथ भेदभाव ना हो उसके लिए भी ये जो है मजबूत कर रहे हैं माइग्रेंट, ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के अंतर्गत माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। ठीक, अब अदर वर्कर्स को कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, या फिर जो है आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं से संबंधित, ये सब भी अब माइग्रेंट वर्कर्स को भी आपको देने होंगे। ये ड्यूटी है एम्प्लॉयर्स की, ठीक, नियोक्ता की। अब यहां पे एक चीज बताई गई है कि एक डेटा सेट बनाया जाएगा भाई। ये डेटा सेट होगा माइग्रेंट वर्कर्स का, भाई कितने लोग आए हैं, कितना क्या, ये सब जब तक डेटा नहीं हो, अगर उनके लिए कोई आपको कोई स्कीम बनानी है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, कोई उनके लिए जो उनके वेलफेयर के लिए कोई काम करना है, तो कितने लोग हैं, कहां से आए, ये सब डेटा होना चाहिए ना। ठीक, तो ये डेटा सेट अब माइग्रेंट वर्कर्स का स्टेट्स बनाएंगे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार या फिर राज्य की सरकार है, वो इसको मेंटेन करेगी डेटाबेस या फिर रिकॉर्ड को, जो भी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं, और इस डेटा सेट के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। अब इस पोर्टल में जो है माइग्रेंट वर्कर, जो स्टेट है वो तो बना ही रही है, मान लीजिए कोई पोर्टल एक बना दिया, उसकी वेबसाइट पे जाके जो भी माइग्रेंट वर्कर हैं वो अपने आप को भी खुद से रजिस्टर कर सकते हैं। और क्या होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन और आधार नंबर को देते हुए यहीं पे एक क्वेश्चन बना देगा, क्यों क्या देगा, पैन कार्ड लगा देगा तब भी उसका हो जाएगा, या फिर बताइए कौन सा होगा, फिल इन द ब्लैंक्स करके कोई क्वेश्चन पूछ ले। ठीक, तो ध्यान रखिए एक चीज सुनते जाइए। और इसी के साथ यहां पे कह रहा है कि
को जो है इन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, उनको एक हर साल जो है जर्नी अलाउंस, प्रति वर्ष यात्रा भत्ता देना होगा। ठीक, और ये एक लमसम अमाउंट होगा आने जाने के लिए, सिर्फ एक तरफ का नहीं, ये भी मतलब एक अगर यहां पे काम कर रहा है तो यहां के वापस जा रहा है, तो इन दोनों में की जर्नी में जो भी पैसा लग रहा है वो दोनों का एक लमसम अमाउंट एम्प्लॉयर को, नियोक्ता को, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के देना पड़ेगा। ठीक, उसकी नेटिव प्लेस से और जहां पे भी वो एम्प्लॉयड है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका नेशनल एंड स्टेट बोर्ड्स, ये इस नए कोड में इसमें कहा गया है, बताया गया है, बहुत ही सिंपल है। ये क्या करेंगे, नेशनल, इनका नाम समझ लीजिए, नेशनल ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रावधान है। और ये क्या करेंगे भाई, एडवाइस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, बनाया किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इस नेशनल वाला, और स्टेट गवर्नमेंट इसी तरीके से सिमिलरली अपना स्टेट का बनाएंगे। ठीक, और ये क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल वाला, कि भाई किस तरीके के मानक, नियम और विनियम यानी कि स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए। भाई कुछ आप ऐसे बनाओगे तभी तो व्यवस्थित तौर पे आप जो है उसको चला पाओगे ना इस कोड को, कि भैया कैसे लोग कहां पे किस तरीके से माइग्रेंट लेबर्स के लिए, बाकी वर्कर्स के लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशन कैसे सुधारी जा सके। और इसी साथ साथ आपको ये भी देखेंगी ये बोर्ड कि जो भी पॉलिसी, जो भी नीति और या फिर प्रोग्राम आप ऑलरेडी चला रहे हैं उसमें कुछ इश्यू तो नहीं आ रहे हैं, कुछ हमें क्या कुछ संशोधन उसमें करना चाहिए, कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए। ये भी इसमें कौन बताएगा, आपका ये नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इसी तरीके से स्टेट में स्टेट का जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड होगा वो काम करेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है कुछ एक सोशल सिक्योरिटी फंड जो है यहां पे भी बनाया गया है। ठीक, सोशल सिक्योरिटी कोड एक अलग से है, उसकी तो बात करेंगे हम अगले वाले पार्ट में, लेकिन उससे पहले सोशल सिक्योरिटी फंड यहां पे भी बनाया गया है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन से संबंधित। और ये जो है किसके कल्याण के लिए बनाया गया है, असंगठित वर्कर्स के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। ठीक, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब जो लोग इन सब चीजों के बाद भी, रूल्स, रेगुलेशन, लॉज, ये सब के बाद भी, कई लोग ऐसे भी होंगे महानुभाव जो पनिशमेंट के हकदार होंगे। क्यों? क्योंकि वो इसको मानते ही नहीं है, उनको लगता है कि लॉ हमारी जेब में है, लॉस के साथ खेलते हैं, हम बहुत बड़े नेता हैं या पर नेता जो भी हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि नॉन कंप्लायंस पर, कोड के नॉन कंप्लायंस पे लोग नहीं इसको मान रहे हैं, तो अगर किसी श्रमिक की यानी वर्कर की मौत हो जाती है तो उनको जो है 2 साल तक की सजा और या फिर 5 लाख से ज्यादा का जुर्माना हो सकता, मतलब 3 केस हैं इसमें, या तो आपको सिर्फ जेल होगी, या तो आपको 5 लाख से ऊपर का जुर्माना होगा, और या फिर आपको दोनों हो सकता है, मतलब आपको जेल में भी डालेंगे, आपसे पैसे भी लेंगे। ठीक, मतलब ये डेटरेंस है, आपके लिए डेटरेंस है कि भाई साहब मानो ये सब चीजें, जो क्रमिक की जो लाइफ है वो कोई फालतू की लाइफ नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के असली कार्यकर्ता वही है, असली काम वही करते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। अगर वो काम करना छोड़ दे तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए, एवरी लाइफ मैटर्स, कोई मजाक नहीं है ये। और इसी साथ साथ मौत की जगह अगर मान लीजिए वो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो जाता है तो आपके लिए उसमें पनिशमेंट क्या है कि मतलब वॉयलेशन कर रहे हो अगर आप, तो उसमें पनिशमेंट क्या है कि 1 साल तक की सजा है, और 2 लाख से ज्यादा यानी कि 2 लाख से ज्यादा और 4 लाख से कम तक की नकदी आपको देनी पड़ेगी, फाइन देना पड़ेगा, या फिर जेल और पैसा दोनों ही आपको देना पड़ेगा। तब जाके आपके दिमाग सही होंगे, मतलब जो भी अगर इस चीज को नहीं मानता है तो इसी तरीके से ये वाला हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। आपके पास पार्ट 3 आएगा, इस सीरीज को पूरा देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेबर लॉ रिफॉर्म जो कोड आए हैं 4, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना ही चाहिए। ठीक, और 2020 में इससे क्वेश्चन आने की पूरे संभावना ही नहीं, बिल्कुल आएंगे। ठीक, आप लोग हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर कॉल करिए 8564880530 या फिर 9696066089। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो है 2021 का भी हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। ईपीएफओ 2020 का जो करंट अफेयर है, स्पेसिफिक करंट अफेयर, लेबर कोड या फिर लेबर लॉ रिफॉर्म्स, उसका पार्ट 3 है। ये है आपका सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, नया ये आया है सामाजिक सुरक्षा, ये आपका बाइलिंगुअल होने वाला है। इसके पार्ट 2 में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, और पार्ट 1 में जो है वेजेस, जो कि पिछले साल ही हो गया था 2019 में, सबसे पहले हुआ था, हो सकता है कुछ पूछे, ये आपको पहले ही मैं करा चुका हूं। छोटे छोटे से वीडियोस हैं 14 15 मिनट के, उसको आप लोग देख सकते हैं। तीसरा पार्ट यहाँ पे चालू कर लेते हैं, एक एक चीज यहाँ पे जानेंगे एग्जाम्पल्स के साथ में। ठीक, तो लेकिन कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं यूपीएससी के सिविल सर्विसेज 2021 के एग्जाम के लिए। ठीक, और ईपीएफओ के 2020 जो प्रेजेंटली हमारा जो वीडियो है उसमें आप देख रहे हैं, इसका भी चल रहा है हमारा पेड ग्रुप। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं, सब कुछ बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में।
ठीक, आपका पर्सनल गाइडेंस रहता है, एक एक बच्चे से उसके लेवल के हिसाब से उसकी जो है सहायता करी जाती है। ठीक, सारी चीजें जो है उनको मतलब उनका ऐसा हम लोग कर देते हैं कि सारी मिस्टेक्स पहले टेस्ट सीरीज के जरिए उनको उनसे पूछ के बात करके सारी मिस्टेक्स एग्जाम से पहले करवा लो, ताकि सुधार करते हुए एग्जाम में कोई गलती ना हो। ठीक, अगर आप हमारा पेड ग्रुप और सारा स्टडी मटेरियल तो मिलता ही है, स्टडी मटेरियल आपको सारा का सारा मिलता ही है, ए टू जेड स्पेसिफिक रेलिवेंट। ठीक, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9696066089 पर या फिर 8564880530 पे कॉल करके हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, सबसे पहले तो इस संहिता, बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, इस संहिता यानी कोड का उद्देश्य सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को संगठित या असंगठित या किसी भी अन्य क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। मतलब सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट भी इसके लिए पहले भी थोड़ा सा तत्पर है, जैसे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना है ना, ये किसके लिए? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए तो है ना, जो अभी पिछले साल आई है, जिसमें से 18 साल से 40 साल के बीच में वॉलंटरी है, अपनी स्वेच्छा से ज्वाइन कर सकते हैं, 15,000 से कम कमाते हो। देखिए गवर्नमेंट स्कीम भी मैं आपके साथ याद कवर करा रहा हूँ। ठीक, और बाकी जो पेड ग्रुप में हमारा सोशल सिक्योरिटी का जो मैंने पूरा पूरा दिया है मटेरियल, स्टडी मटेरियल बिल्कुल स्पेसिफिक है, उसमें ये सारी चीजें भी कवर कराई गई हैं। ठीक, तो उसी तरीके से यहां पे भी गवर्नमेंट का यही एम है कि 2020 में और चीजें इसको क्लियर कर दिया जाए। यहां पे प्रावधान किए गए हैं गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के बारे में, प्रावधान इस वाले 2020 वाले संहिता में दिए गए हैं। ठीक, गिग वर्कर्स आपका जो है, जो नॉर्मली अभी इसकी डेफिनेशन में सब बताऊंगा, ठीक आगे है। अभी समझ लेते हैं कि ये क्या एम्पावर करता है। ये वाला जो कोड है ये एम्पावर करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बना सकती है आपके अनऑर्गेनाइज यानी कि असंगठित श्रमिकों के लिए, गिग वर्कर्स के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। किस पे स्कीम बनेगी? लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर देने के लिए। ठीक है, हेल्थ, जैसे कि आपने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरी कौन सी है? सुरक्षा बीमा योजना, सुना है ना नाम? इसमें क्या एक्सीडेंटल वाला ही तो है। ठीक, उसी तरीके से यहां पे भी लाइफ वाला हो गया आपका जीवन ज्योति योजना, तो एक स्कीम भी बना रहे हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो एग्जाम्पल से समझिए एक एक चीज, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। अगर आपने इस तरीके से पढ़ा तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। ठीक, लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर पे जो है आप बना सकते हो, किनके लिए? गिग वर्कर्स, ऑर्गेनाइज। बेनिफिशियरी कौन है? प्लेटफॉर्म वर्कर्स। इन पे स्कीम कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक एक चीज, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट किसके थ्रू बनाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के थ्रू। ठीक, तो और इसी के साथ साथ आपका हेल्थ हो गया, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, एजुकेशन, इन सब पे स्कीम बनाने के लिए इस वाले कोड से, सोशल सिक्योरिटी कोड से में इसके प्रावधान किए गए हैं। आप समझते हैं कि गिग वर्कर कौन है? गिग वर्कर जो है आपका होते हैं जो ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक नियोक्ता और कर्मचारी, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बीच में, जैसे कि एक एम्प्लॉयर है वो नौकरी देता है, उसके यहाँ नौकरी जो कर रहे हैं कर्मचारी, इन दोनों के बीच में जो है आपका ये वेतन देंगे, ये वेतन जो है यूज कर रहे हैं, कुछ सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं, इसके अंतर सामाजिक सुरक्षा को दे रहे हैं, कुछ इंश्योरेंस, कुछ ईपीएफ है, पेंशन, ये सब चीजें, वर्किंग कंडीशन अच्छी है, सेफ्टी है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, हेल्थ है, वर्किंग आवर्स है, ये सब गिग वर्कर्स के लिए नहीं होता है। समझ गया? ठीक, ट्रेडिशनल जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप है वो गिग वर्कर्स के लिए नहीं है। ठीक, अब इसमें इनके उदाहरण क्या है? जो स्वनियोजित है यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड, फ्रीलांसर्स, इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर्स और पार्ट टाइम वर्कर्स यानी कि अंशकालिक श्रमिकों। ठीक, इसके अलावा प्लेटफॉर्म वर्कर, ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना, अभी समझाऊंगा, बहुत हल्का सा डायग्राम है, अभी इसका मतलब समझाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना होना कि ये ऐसा तो नहीं बाय डिफॉल्ट कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या है? यहां पे बस ये सिंपल सी बात समझ लो कि ये सब जो है पूरा जो है गिग वर्कर्स का एरिया है। ठीक, लेकिन इनमें से जो लोग भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए, वही सारे श्रमिक, तो मतलब श्रमिक जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए सर्विसेज देते हैं और पेमेंट पाते हैं, सर्विसेज देते हैं, पेमेंट पाते हैं, तो उनको प्लेटफॉर्म वर्कर कहा जाता है। तो यानी कि ये समझ लीजिए कि सारे गिग वर्कर्स जो है प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं। समझ में आ गया ना? ये सारे गिग वर्कर्स है, उसमें से कुछ लोग जो ऑनलाइन का यूज कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं। यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स वे हैं जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध से बाहर हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संगठनों तक पहुंच प्राप्त करते हैं। ठीक, वहां तक पहुंचते हैं संगठन, जो लोग मतलब इस तरीके से वहां पे पहुंचकर भुगतान के लिए सेवा प्रदान करते हैं। जैसे कि उबर, आप कोई ड्राइवर है, ड्राइवर ने उबर पे जाके और जो है ये आपका जो भी कोई जानना चाहता है, राइड करना चाहता है, उससे आके मिल रहा है। ठीक, तो इसने यहाँ पे क्या किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज किया, अपनी सर्विस दी कार में बैठा के, और जो है इसका पेमेंट जो है इनको यहाँ मिल गया। समझ में आया ना? एग्जाम्पल का साथ समझिएगा एक एक चीज। इसी के साथ साथ यहाँ पे
जो है आपका अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की भी को भी डिफाइन किया गया। नए कोड में चीजें क्लियर करी गई, डिफाइन करके ही तो क्लियर करते ना, हाँ भाई ये है, इसको हम मानेंगे, जो भी सुविधाएं बेनिफिट स्कीम दी जाएंगी इनको दी जाएगी, इस कैटेगरी में दी जाएगी। बात साफ करने के लिए सब किया गया। ठीक, तो यहां पे यही कह रहा है कि एक असंगठित श्रमिक को असंगठित क्षेत्र, अब असंगठित क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए, तो पहले ये समझ लेते हैं, वो यहां दिया हुआ है आपका एक एक्ट आया था, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। ठीक, उसका सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 यह कहता है कि कोई भी प्रोडक्शन या फिर सर्विस ओरिएंटेड इंटरप्राइज है, कहीं पे भी कोई भी जो है एक उत्पादन या सेवा उन्मुख उद्यम के रूप में परिभाषित करती है। ठीक, जहां पर कहीं पे भी प्रोडक्शन हो रहा है या फिर कोई सेवा प्रदान करी जा रही है किसी एंटरप्राइज द्वारा, जो कि किसी इंडिविजुअल या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर जिसको कहते हैं ना स्वनियोजित वर्कर द्वारा दी जा रही है। और यह स्वनियोजित वर्कर कौन होता है? जो कि किसी एम्प्लॉयर के अंतर्गत नहीं काम कर रहा है और वह किसी अनऑर्गेनाइज्ड जॉब में है, जैसे कि बीड़ी बनाना, ये सब चीजें जो है छोटी छोटी हैं। इसके एग्जांपल्स मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं, जैसे कि आपका हो गया एनिमल ड्रिवन ड्राइवर है, कोई कैरियर बना रहा है, कोई टॉडी टेपर्स का आपने नाम सुना होगा, केरला में होता है, स्कैवेंजर्स होते हैं। ठीक, किसी एम्प्लॉय के अंतर्गत काम नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब में अर्निंग कर रहे हैं इनकम की, जो कि थ्रेशोल्ड से कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में उसने बोला ना कि 15,000 से नीचे की इनकम होनी चाहिए, तब वो असंगठित में माना जाएगा। ठीक है ना, तभी उस स्कीम के अंतर्गत आ जाएगा। तो वहां पे यहाँ पे भी वैसी इनकम जो है किसी थ्रेशोल्ड से, जैसे यहाँ 15,000 था, उससे कम है, और उसके पास जो लैंड है, एग्रीकल्चर कोई भी जमीन है उसके पास, वो भी नोटिफाइड लिमिट, कोई लिमिट मान लीजिए बना दी कि 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ से कम है। ठीक है, तो उसको जो है आपका किसमें माना जाएगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर माना जाएगा। और साथ ही साथ अगर किसी इंटरप्राइज में जो कि प्रोडक्शन और सर्विसेज दे रही है, तो उसमें अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो वर्कर्स 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ऐसे क्षेत्रों को हम लोग असंगठित क्षेत्र बोलेंगे। ऐसा सेक्शन 2 ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में बताया गया है, डिफाइन किया गया। अब अनऑर्गेनाइज वर्कर कौन है? जो ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस कोड में क्या बताया गया, डिफाइन किया गया है कि ऐसे वर्कर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो वर्कर्स भी जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक, ये मैंने एक्ट आप लोग को, जो मैंने सीरीज क्विक रिवीजन सीरीज चलाई थी इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज से रिलेटेड, जितने भी बेसिक लॉज है सब में क्विक रिवीजन सीरीज, वो भी 3 पार्ट में आधा घंटे के हैं, जरूर देख लीजिएगा। ठीक, तो उसकी आप लोग क्या करिए कि हमारे जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर ओनली करंट अफेयर की जो प्लेलिस्ट है सोशल सिक्योरिटी या ईपीएफओ वाली प्लेलिस्ट, वो फॉलो कर लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो उसमें भी जो वर्कर्स इंक्लूडेड नहीं है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, और सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर स्वनियोजित वर्कर्स हैं, ये सभी को हम असंगठित वर्कर मानेंगे। इस कोड में ये डेफिनेशन दी गई है। समझ में आ गया ना? ठीक, इसके बाद क्या है आपका कि अभी तक क्या होता था कि जो गिग वर्कर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो किसी भी लॉ के अंतर्गत, किसी भी विधेयक, किसी भी कानून के तहत नहीं आते थे, इसलिए उनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती थी, सामाजिक सुरक्षा उनके पास कोई नहीं थी। सामाजिक सुरक्षा क्या होती है? इंश्योरेंस होना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होना, जैसे कि मनरेगा में दिया जाता है। एक एक एग्जाम्पल समझिए। ठीक, आपका पेंशन होना, ये सब चीजें, हेल्थ इंश्योरेंस होना, जैसे कि आयुष्मान में अभी दिया जा रहा है 2.5 लाख रुपए तक का। ठीक, तो इसलिए अभी तक कोई भी गिग वर्कर्स को नहीं दिया जाता, तभी तो ये सब काम हो रहा है ना। ठीक, इसके और होता क्या था कि जो गिग कंपनीज हैं, जैसे कि जोमैटो, ठीक है, जोमैटो, स्विगी, ओला और अदर, ये सब क्या करती थी? ये मानती थी कि जो लोग वर्कर काम क्या कर रहे हैं वो स्वतंत्र ठेकेदार या फिर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और एम्प्लॉयज नहीं है उनके यहां। जब तक कॉन्ट्रैक्ट है, ये चीजें कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हटा देंगे। ठीक, तो इसलिए उनके लिए कोई भी सामाजिक सुरक्षा का बेनिफिट ये लोग नहीं रखते थे। गिग कंपनीज कौन कौन सी? अगर मान लो कंपनीज, आपसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गिग, निम्नलिखित में से कौन सी बताइए कि गिग कंपनीज है या नहीं है। उसमें जोमैटो दे रखा है, स्विगी दे रखा है। ठीक, तो आप लोग समझ जाओगे ना कौन कौन सी है। ठीक है ना, क्योंकि क्या है, प्लेटफॉर्म है जहां पे जाके जो है काम कर रहे हैं हमारे लोग, जो है पेमेंट के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, अब यहां पे जब ये सारी बातें हो रही हैं तो पंजीकरण भी तो कहीं पे कराएंगे ना, किसका? इसका अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का। ठीक, पंजीकरण बना लेंगे तभी तो डेटाबेस एक बनेगा। तो अब यहां पे क्या कह रहा है कि जो 3 कैटेगरी हैं जो मैंने यहां पे बताई, अनऑर्गेनाइज्ड, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, वो अपना आधार नंबर देकर सिर्फ इस पे रजिस्ट्रेशन करा लें। ठीक, जो भी पोर्टल या फिर कोई वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करा लें जाके, और उसके बाद जो भी रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड गिग वर्कर या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर होगा वो एलिजिबल होगा आपका जो भी स्कीम सरकार, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा बनाई जाएगी, उसके बेनिफिट को पाने के लिए जो है बाध्य हो जाए, मतलब उसको मिलेगी वो चीज। ठीक,
अब इन सब के लिए करने के लिए क्या है कि भाई एक फंड भी बनाना पड़ेगा, पैसा भी तो लगता है ना हर चीज के लिए। आप उसको जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया आपने, अब उनके लिए बेनिफिट जो देनी है, बेनिफिट कहां से आएगा, कुछ उसके लिए फंड बनाना पड़ेगा। तो फंड जो है यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी फंड से, अच्छा सोशल सिक्योरिटी फंड जो है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन वाले पार्ट में, मैंने पार्ट 2 में भी बताया था, वहां पे भी एक बना है, लेकिन वहां पे सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी बनाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी बनाया जाएगा, और ये क्या देंगे, सोशल सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए करेंगे काम। आपका इस फंड से कल्याण किया जाए किसका, अनऑर्गेनाइज्ड गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ठीक। और इसी तरीके से आपका स्टेट गवर्नमेंट भी करेगा, एडमिनिस्टर करेगा आपका सेपरेट सोशल सिक्योरिटी फंड्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक। अब यहां पे रोल ऑफ एग्रीगेटर्स जो है को भी यहां पे सोशल सिक्योरिटी कोड ने डिफाइन कर दिया है। एग्रीगेटर्स कौन हो गए आपके, वही हो गए, स्विगी हो गया, ओला। क्या कर रहा है यहां पे, ये प्लेटफॉर्म बनाया है, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो कोई बात नहीं, ठीक। वहां पे एग्रीगेट इकट्ठा कर रहा है जो लोग सर्विस चाहते हैं या फिर वो लोग जो कंजम्पशन गुड्स का करना चाहते हैं, और वो लोग जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज, तो उनको लाके एक जगह इकट्ठा करने वालों को क्या कहते हैं, एग्रीगेटर, सिंपल आसान भाषा में, ठीक। अब ऐसे के लिए जो है इनका क्या रोल रहेगा, इनकी क्या भूमिका है, यह इस कोड में, सोशल सिक्योरिटी कोड में बताया गया है। यहां पे कह रहा है कि एज पर द बिल द स्कीम फॉर द गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स में बी फंडेड। अब यहां पे जो फंडिंग की जाएगी गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, वो कॉम्बिनेशन, अब ये फंड है उसमें कौन कौन फंडिंग करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और साथ ही साथ ये एग्रीगेटर भी करेंगे, ठीक। अब एग्रीगेटर की लिस्ट इन्होंने बना दी है, ठीक। इस बिल के अंदर ये स्पेसिफाई किया गया है कि लिस्ट बनाई गई है जिसके अंदर 9 कैटेगरी बनाई गई हैं, और ये कैटेगरी के कुछ एग्जाम्पल क्या है, राइड शेयरिंग सर्विसेज जैसे कि ओला, उबर, फूड एंड ग्रोसरी वाली जैसे कि आपका जोमेटो, स्विगी, बिग बास्केट, ये सब होते हैं ना, ठीक है, ग्रोफर, ये सब एग्जाम्पल्स ही हैं। और कंटेंट एंड मीडिया सर्विसेज, ठीक। अब जैसे कि मीडिया में क्या हो गया, रिपब्लिक टीवी हो गया, द हिंदू हो गया, ठीक है ना, आपका जो है इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ठीक, ई मार्केट प्लेस, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अलीबाबा एक्सप्रेस, ये सारे आ गए। इनकी लिस्ट बना दी है, ये 9 लिस्ट है, ध्यान रखना है इसको आप लोग जो 9 लिस्ट में और कौन कौन से हैं सबकी जरा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक। उस लिस्ट के अंतर्गत यहां पे जो एग्रीगेटर्स है वो फंडिंग करेंगे, और फंडिंग करके फिर वो कहां पे जो यूज होगा, सोशल सिक्योरिटी के लिए यूज होगा। अच्छा, ये फंडिंग जो एग्रीगेटर्स को करना है या फिर गिग इकोनॉमी कंपनीज को करना है, वो कितनी होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो 100 रुपए कमा रहे तो आप कहोगे पूरा दे दो, वो ये यहां पे कह रहे हैं कि आपका जो ये एग्रीगेटर्स या फिर गिग इकोनॉमी कंपनीज हैं, वो अपने एनुअल टर्नओवर, अब अकाउंट्स भी हमारे में सब्जेक्ट है ईपीएफओ में। अब देखो, टर्नओवर जो होता है उसके कई सारे मीनिंग होते हैं, अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग मीनिंग है इनके। जैसे कि बिल्कुल बेसिक मीनिंग ये होता है कि कोई प्रोडक्ट है यहां पर और कोई प्रोडक्ट है यहां पे, ठीक। अब ये प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट जब रिप्लेस करे इस जगह पे आ जाए और ये जो है इसकी जगह पे आ जाए, तो ये होता है टर्नओवर। जैसे कि आपके सी पोर्ट पे, जैसे कि कोई सी पोर्ट है, वहां पे क्या होता है कि कोई एक शिप आया, उसने सामान यहां पे डाल दिया, डाउनलोड कर दिया, ठीक, और उसके बाद फिर वापस चला गया दूसरा सामान उठा के, तो ये टर्नओवर यहां पे हो गया। अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग है, लेकिन यहां पे कंपनी से बात हो रही है, तो कंपनी से संबंधित यह है कि जो टोटल रिवेन्यू होगा किसी कंपनी का किसी एक साल में या फिर किसी भी टाइम में, जो भी टाइम आप मान लो, उस टाइम में जो भी टोटल रिवेन्यू है, ठीक, उसको जो है, ये आसान उसमें बता रहा हूं मैं, उसको जो है ये टर्नओवर माना जाता है। मतलब इतनी सेल करी है इसने। ये रिवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है, ध्यान रखना, रिवेन्यू प्रॉफिट में फर्क होता है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर रिवेन्यू मतलब प्रॉफिट, नहीं, प्रॉफिट ये होता है कि उसके जो इनपुट की कॉस्ट है रिवेन्यू से निकाल दे, तो जो बाकी अमाउंट बचेगा वो प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है ना। अगर आपने 100 रुपए आपका रिवेन्यू आया, उसमें से आपने 60 रुपए का तो जो है रॉ मटेरियल ये सब लगाया था, तो 40 रुपए जो बचा वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक। तो उसका जो टोटल एनुअल टर्नओवर है, ये भी समझ गया ना, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है अकाउंटेंसी में, ठीक। तो उसमें यह है कि आपका 1 से 2% तक जो है इन कंपनीज को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और ये कंपनीज कौन सी हैं, जो 9 कैटेगरी और लिस्ट ऑफ इंडिकेटर्स में दी गई हैं, ठीक। और लेकिन किसी भी हालत में ये जो कंट्रीब्यूशन है, जो भी अमाउंट पेड किया जा रहा गिग वर्कर्स को, वो उसके 5% से ज्यादा नहीं हो। अब मान लीजिए किसी कंपनी में गिग वर्कर्स को उठा के जो है आपका 200 रुपए दिया जा रहा है, मान लीजिए तो कोई कंपनी है ए, उसके अंदर गिग वर्कर्स काम करते हैं, टोटल उनको जो अमाउंट पेड किया जाता है वो 200 रुपए है, तो इसका 5% कितना हुआ, 10 रुपए हुआ ना। 10 रुपए से ज्यादा नहीं करेगा, भले ये 1-2% आपका मान लो अगर 15 रुपए हो रहा है, तब भी वो 10 ही रुपए देगा, ये कहने का मतलब यहाँ पे, ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की का गठन किया जाएगा, ठीक।
आपका जो है बिल ये बताता है कि स्टैब्लिश किया जाएगा। विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। हालांकि यह प्रावधान जो है आपको जो अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 का था, उसमें भी ये चीज बताई गई थी कि ये बनेगा नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। और इसमें अब फिर से ये बात कही गई है और जो है इसमें कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए जो है स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया जाएगा। इसका जो टर्म होगा वो 3 साल होगा। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जो सोशल सिक्योरिटी बोर्ड एक बार इसकी स्थापना करी गई किसी समय पे, तो ये 3 साल के लिए इसका टर्म बताया गया है। इसके चेयरमैन जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट होंगे। कौन है इस समय बताइए आप लोग कमेंट करके, ठीक। और बाकी चेयरमैन के अलावा बाकी जितने भी मेंबर होंगे वो पीपल ऑफ एमिनेंस होंगे, ठीक है। वो क्षेत्रों में प्रतिष्ठित लोग होंगे। किस क्षेत्रों में? लेबर, श्रम कल्याण से रिलेटेड, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन से रिलेटेड, फाइनेंस यानी वित्त से रिलेटेड, लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में ये सब जो प्रतिष्ठित लोग होंगे, चेयरमैन को छोड़ के बाकी ये सब लोग यहां पे होंगे। चेयरमैन तो देखो पॉलिटिकल पर्सन है, पॉलिटिकल पर्सन जनता की सेवा करना जानते हैं, उसके अलावा नई भी चीज है, बस वो जनता की किसी तरीके से कल्याण करना चाहते हैं, तो इन सबका जो एमिनेंट पीपल है इन सबका यूज करते हुए हम करेंगे। इसी तरीके से जो है स्टेट में भी है, ठीक। अब यहां पे जो फंक्शन यहां बताया गया है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का, वो क्या है? यही है भाई, सिफारिश करेंगे, सलाह करेंगे, आपका रिकमेंड करेंगे कि कैसे स्कीम बनाओ, ठीक। किसके लिए? वहीं अपने पुराने यूजीपी अनऑर्गेनाइज गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। और एडवाइस करेंगे भाई कि कोई मैटर अगर किसी जो इस कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई मैटर उजागर हो रहा है किसी भी तरीके का, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उससे रिलेटेड कोई भी एडवाइस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लेनी है तो उसके लिए भी आपका एनएसएसबी एडवाइस करेगा। अब अच्छा, इसमें फाइनल डिसीजन किसका होगा? मान लीजिए किसी बात पे इन्होंने एडवाइस करी कि भाई इस पे ऐसा होना चाहिए एबीसी, तो उस पे कोई जरूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको माने, वो वहां पे एक्सवाईजेड भी कर सकता है, ठीक। ये बात समझ लीजिएगा, एडवाइस करता है, ये नहीं है कि यही होगा ही। इसी तरीके से स्टेट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बोर्ड भी बनाया जाएगा, ठीक। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर बोर्ड भी बनाया जाएगा आपका, सिमिलर टू एनएसएसबी, ठीक। अब इसके बाद देखिए ये आखिरी पेज है हमारा, इसमें बताया गया कि मैटरनिटी बेनिफिट, जो मैं आपको ऑलरेडी जो क्विक रिवीजन सीरीज है हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज वाली, 3 पार्ट में देख लीजिए जरूर जाके, वहां से बेस तैयार होता है, ठीक। 3 पार्ट है, 1.5 घंटे में हो जाएगा, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने सब बताया है। अब इस बिल में भी क्या कह रहा है भाई? वही सब सारी बातें हैं कि ये कहता है, इसके प्रावधान ये कहते हैं आपके कि मैटरनिटी बेनिफिट ऐसे हैं जैसे कि आपको प्रोहिबिट किया जाएगा वर्क करने से ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड्स, ठीक है ना। वो पीरियड कौन से हैं भी बताऊंगा। इसमें प्रावधान किया गया है कि नर्सिंग ब्रेक होंगे, क्रश होंगे। अच्छा, ये क्रश, कई लोग मुझसे पूछे थे भैया क्रश क्या होता है, कई सारे बच्चे पूछे थे क्रश क्या है, कि जहां पे विमेन वर्कर जैसे काम कर रही है किसी एस्टेब्लिशमेट में, ठीक, तो वहां पे एक छोटी जगह बना दो, जब वहां पे वो विमेन काम कर रही है तो वहां पे बच्चे जो है अपने वहां पे खिलौने या फिर कुछ है, कोई एक केयर टेकर है वहां पे वो अपना खेल रहा है, तो यहाँ पे विमेन आराम से अपना काम कर रही है, ठीक। तो ये क्रश है, कोई मतलब लोग पूछे थे कि ये क्या चीज है, ठीक है, तो उसके लिए होना चाहिए। अच्छा, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जहां पे 50 से ज्यादा कर्मचारी हो वहां पे ये क्रश होना अनिवार्य है, ऐसा बताया गया है, ठीक। आपका मैटरनिटी बेनिफिट आपको यहां मिलेगा। कोई भी महिला जब उसकी डिलीवरी हो रही है बच्चे की, उसके 6 हफ्ते बाद तक नहीं जाएगी, वर्क नहीं करेगी, चाहे उसको मिसकैरेज हो गया, अबॉर्शन हो गया, उसके बाद 6 हफ्ते उसको काम नहीं करना, इमीडिएटली 6 वीक्स फॉलोइंग द डे ऑफ हर डिलीवरी, मिसकैरेज एंड अबॉर्शन। जो मैक्सिमम पीरियड है आपका मैटरनिटी बेनिफिट का, मतलब कि पेड लीव आपको मिलेगी, आप नहीं जा रहे हो काम पे तब भी आपको पैसे भी दिए जाएंगे, वो 26 हफ्ते हैं। और आपका जो है इसमें जहां पे 50 इंप्लॉइज होते हैं वहां पे आपको क्रश की फैसिलिटी बनाना जरूरी। तो इस तरीके से हमारा ये वाला एक और जो है पार्ट 3 खत्म हो गया है करंट अफेयर की सीरीज में। लेबर लॉ रिफॉर्म्स में पढ़ना है आगे। अब कौन सा हम लोग करेंगे? कौन सा बचा है? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बचा हुआ है, ठीक। बाकी हमने कौन कौन से कर लिए हैं? आपका वेजेस वाला कर लिया है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कर लिया है, और आज हम लोग ने सोशल सिक्योरिटी कर लिया है। तो अब अगला पार्ट 4 जो है आपका इस सीरीज में जो है कौन सा होगा? वो होगा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। और आप लोग से फिर से पूरा एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप लोग को हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने हैं तो 8564880530 और 9696066089 पे कॉल करके ईपीएफओ 2020 के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बाइलिंगुअल सारा स्टडी मटेरियल मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, पर्सनल गाइडेंस होता है, ठीक। इसी के साथ साथ यूपीएससी का ही जो सिविल सर्विसेज का है 2021 का ग्रुप भी हमारा चल रहा है, उसमें भी आपको बाइलिंगुअल पूरा मटेरियल रेलेवेंट दिया जाता है, करंट अफेयर दिया जाता है, टेस्ट सीरीज दी जाती है, पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस रहता है। इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।
ईपीएफओ 2020 के लिए हमारी जो सीरीज चल रही है करंट अफेयर, स्पेसिफिक करंट अफेयर फॉर ईपीएफओ एग्जामिनेशन 2020, लेबर रिफॉर्म्स, लेबर कोड अभी आए हैं और हमने अभी तक पहले 3 पार्ट कर लिए, ये पार्ट नंबर 4 है। पहले वाले में वेजेस वाला हमने पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, और अब पढ़ रहे हैं हम अभी पढ़ेंगे तो हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, और उससे पहले जो पार्ट 3 था वो था आपका जो है सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा। ठीक, ये पूरा जो वीडियो लेक्चर है, जो पूरा हमारा ये वाला पीडीएफ है, पीपीटी है, ये सब कुछ जो है आपका बाइलिंगुअल है, और सारा स्टडी मटेरियल सब कुछ, टेस्ट सीरीज, ईपीएफओ हो चाहे यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो 2021 के लिए या फिर ईपीएफओ 2020 के लिए, पूरा हमारा टेस्ट पेड ग्रुप चल रहा है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530 9696060608 पर कॉल करके। ठीक, तो जल्दी चालू कर लेते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। अब ये कोड जो है क्या कहता है, ये कोड कौन से 3 कानूनों को जो है इसमें क्या किया गया, एमलगेट किया गया है, और ये एक कोड बनाया गया है। एक तो आपका जो है वो है ट्रेड यूनियन एक्ट है, ठीक, 1926 वाला। दूसरा कौन सा आपका इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, ये मैंने बताया भी था क्विक रिवीजन सीरीज वाली, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर जाके देखिए उसको। ठीक, 3 पार्ट की है खाली। स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, ठीक, इनके ईयर भी बता रहा हूं, हो सकता है क्रोनोलॉजी पूछ ले। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये तो याद रहेगा ना। ठीक है, इन तीनों एक्ट को मिलाकर कोड बनाया गया, और कुछ कुछ चीजें जो है जो ओवरलैपिंग थी उसको हटा दी, कुछ नई चीजें भी लाई गई हैं। नई चीजें जो आई हैं उन पे हम लोग यहां पे फोकस करेंगे, क्योंकि बेसिक वाले तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को क्विक रिवीजन सीरीज में लेबर लॉ इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले में बता दिया है। ठीक, अब यहां पे ये क्या करते हैं भाई साहब, औद्योगिक संबंधों पर संहिता जो आपके कोड आया है, कार्यकारी परिस्थितियां, छटनी, और छटनी मतलब रिट्रेंचमेंट, अस्थायी छटनी यानी कि ले ऑफ, ठीक, विवाद समाधान को नियंत्रित करती है, जो भी विवाद हो रहे हैं उनका रेजोल्यूशन करता है, और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स भी, न्यायाधिकरण भी बनाता है, औद्योगिक न्यायाधिकरण भी स्थापित करता है ये वाला कोड। ठीक, अब यहां पे इन्होंने क्या है कि स्टैंडिंग ऑर्डर मैंने आप लोग को सीरीज में बताया था, फिर बता दे रहा हूं, ये रूल्स ऑफ कंडक्ट है फॉर वर्कर्स, मतलब इंप्लॉयर बताता है कि भाई ये सब चीजें हैं, पहले सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर देता है कि इतने टाइम आना होगा, इतने टाइम है, ये चीज करोगे तो ये है, ये चीज नहीं करनी है, डूज एंड डोंट्स, कंडक्ट कैसे क्या करना है, सब कुछ बता देगा। और ताकि जो है अगर आप उसका कोई उल्लंघन करते हो या फिर एम्प्लॉयर कोई उल्लंघन करता है तो दोनों तरफ से ही कोई भी जो है जा सकता है ट्रिब्यूनल में या फिर कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये चीजें पहले बतानी पड़ती थी। 100 श्रमिक जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं, अगर किसी एक उसमें जितने में भी 100 श्रमिक हैं या उससे ज्यादा है, तब आपको बताना पड़ता था, रूल्स ऑफ कंडक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर बताना पड़ता था। लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाकर 300 कर दिया, मतलब 300 के जो नीचे वाले जो एस्टेब्लिशमेंट होंगे वहां पे आपको स्टैंडिंग ऑर्डर बताना जरूरी नहीं है। ठीक, इस पे अब देखिए जो भी चीजें मैं यहां पे बता रहा हूं, मैं सिर्फ प्रीलिम्स के हिसाब से यहां पे बता रहा हूं। इसमें क्या है कि अब राय देखिए कई तरीके की है, कुछ लोग बोल रहे हैं प्लस, कोई इसका निगेटिव बता रहा है, उसमें अभी हमें नहीं जाना है एनालिसिस में कि मतलब मेंस के हिसाब से कि वो सही है कि गलत है, हमें ये समझना है कि अभी किया क्या गया है, और यही प्रीलिम्स में आपके लिए जरूरी है। अच्छा, जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर एक बनी थी, ठीक, इसने रिपोर्ट में भी जो है 300 मतलब ये हाइक करने के लिए, 100 से 300 करने के लिए इन्होंने भी एडवाइस किया था, सजेस्ट किया था, और उन्होंने कहा था कुछ स्टेट जैसे कि राजस्थान इन्होंने ऑलरेडी कर भी दिया है और वहां ठीक ठाक चल रहा है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, आप भी करिए। ठीक, आपका स्टैंडिंग कमेटी, यहां पे ध्यान रखिएगा, स्टैंडिंग कमेटी की बात हो रही है। पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी होती है, दूसरी कौन सी होती है, एडहॉक कमेटी होती है ना। तो लेबर से रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी थी, ठीक है, इंटरलिंक करके पढ़िए। उसी के साथ साथ अब इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं आपके स्ट्राइक प्रोविजन में, यानी धरना प्रावधान में भी कुछ बदलाव किए गए हैं इस कोड में। अब इन्होंने यहां पे क्या किया है, कुछ नए कंडीशन लगा दिए हैं रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो राइट है वर्कर्स का स्ट्राइक करने के लिए। कुछ नई कंडीशन, पहले मान लीजिए ए बी सी कुछ कंडीशन थी, एक डी और ले आए हैं कि आप लोग कब धरना प्रदर्शन कर सकते हो कि नहीं, इसमें नई कंडीशन आ गई। और एक चीज यहीं पे आप लोग से क्वेश्चन है कि जो राइट टू स्ट्राइक है, राइट टू स्ट्राइक जो है आपका ये श्रमिकों का, वर्कर्स का, कर्मचारियों का, क्या ये फंडामेंटल राइट है, क्या ये फंडामेंटल राइट है कि ये आपका स्टैट्यूटरी राइट है। ठीक, फंडामेंटल राइट हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी आप उसको मान सकते हो क्वेश्चन में, या फिर ये स्टैट्यूटरी राइट है, मतलब कि किस पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया उसके अंतर्गत ये लॉ के अंतर्गत ये राइट दिया गया, आप लोग को बताना है। ठीक, वैसे चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, और साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि फंडामेंटल राइट किस चीज का है, फंडामेंटल राइट किस चीज का है, अंडर आर्टिकल, चलिए एक हिंट देता हूं, अंडर आर्टिकल 19। ठीक, अब यहां पे क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसी यूनिट नहीं है, मतलब सारी यूनिट में जहां पर भी आप स्ट्राइक के जाना चाहते हो, तो मान लीजिए आज तारीख है 26 नवंबर 2020 जब मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक, आज से 2 महीने बाद तक
2 महीने का आपको नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्ट्राइक करनी है। ये पहला वो हो गया। ठीक है, पहला ये है कि आज जब भी करना है तो 2 महीने पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस 2 महीने बाद हम भैया स्ट्राइक करने वाले हैं। या फिर आपने स्ट्राइक नोटिस दे दी है, नोटिस दे दी आपने आज, तो उस नोटिस के 2 हफ्ते के अंदर आप किसी भी हालत में, आज आपने नोटिस दी तो उसके आप आज से 2 हफ्ते तक किसी भी हालत में आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। एक ये भी प्रावधान है। ठीक, तीसरा प्रावधान यह है कि आप जब तक आपने ये नोटिस दी थी माई फला फला टाइप को, मान लीजिए 26 जनवरी को आपने कहा था कि मैं स्ट्राइक करूंगा, उससे पहले नोटिस में आपने बोला था, ठीक, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन बता रहा हूं। ठीक, अगर आपने 26 जनवरी बोला था तो उससे इससे पहले आप नहीं कर सकते हैं स्ट्राइक। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इसके अलावा जो है इन्होंने ये भी कहा है, तो ये तो नोटिस से रिलेटेड, और ये सब में बोला गया है, सभी यूनिट्स में, नो यूनिट शैल गो ऑन स्ट्राइक विदाउट गिविंग नोटिस। ये नोटिस वाले हो गए। अब यहां पे एक और कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण के सामने कोई केस चल रहा है, तब भी आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। और जब ये ट्रिब्यूनल अपना जो है आदेश, जो है अपना जजमेंट दे देगा, उसके 60 दिन के बाद तक भी आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। समझ में आ गई ना बात? जब केस चल रहा है, केस का रिजल्ट, कुछ डिसीजन आया, उसके भी 60 दिन बाद तक आप नहीं कर सकते स्ट्राइक। ये नए वाले प्रावधान में बताया गया। इसे ही कुछ स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है, तो समझ लेना। अच्छा, इसी तरह के प्रतिबंध नियोक्ता पर भी, यानी कि इंप्लॉयर पर भी लगाए गए हैं जब वो लॉकआउट घोषित करता है, अनाउंस करता है। तो अब एक चीज समझ लो, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्या जो एम्प्लॉइज होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वर्कर्स होते हैं, क्या वो लॉकआउट को बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लॉकआउट कौन बोलता है? एम्प्लॉयर बोलता है। और स्ट्राइक कौन करता है? वो एम्प्लॉइज करते हैं। ठीक, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है मैं भी अपने टेस्ट सीरीज में पूछूं, तो अगर जिसने देखा हो तो आसानी से कर लेगा। हो सकता है यूपीएससी पूछे, तब भी आप आसानी से कर लोगे। ठीक, अब यहां पे ये आगे और ये कहना चाहता है कि एप्लीकेबिलिटी, further the applicability of the required notice period and other condition for a legal strike have been expanded to cover all industry। मतलब यही चीज है, सारी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे रिलायंस हो, जिनके पास भी एस्टेब्लिशमेंट है, इंडस्ट्रियल छोटे हो बड़े, सब पर ये लागू होगा। ठीक, लेकिन यहां पे एक जो है, अब इसका भी क्रिटिसिज्म है, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे। यहां पे ये कहा गया है, जो स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर बनाई गई थी, ठीक, पार्लियामेंट में, उसने कहा था कि ये जो आप ये बना रहे हो, स्ट्राइक वाली जो कंडीशन आप नहीं ला रहे हो, ये सब पे मत लाओ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं। ठीक, हमारे पास एक एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट है ना, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 19 कब का है ये एक्ट? 1968 है ना। उसमें जो पब्लिक यूटिलिटी वाली सर्विसेज हैं, जैसे कि वाटर हो गया, जिसके बिना मतलब नॉर्मल कम्युनिटी की लिविंग नहीं चल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, टेलीफोन, ये सब जो है इनके अलावा मत लगाओ। ठीक है, लेकिन सरकार ने यहां पे क्या किया इस कोर्ट के जरिए कि हर इंडस्ट्री पे ये चीज लगा दी है कि स्ट्राइक कोई ना कर पाए। अब ये सही है कि गलत है, ये लोग आप लोग खुद अपने हिसाब से बता सकते हो। लेकिन यहां पे जो स्टैंडिंग कमिटी, अब ऐसे ही लिखना होता है एग्जाम में भी कि भाई अगर मेंस के एग्जाम में, वैसे तो प्रीलिम्स के लिए यहां पे ये फोकस है पूरा, कि जो स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर थी उसने ये मना किया था कि एक्सपेंड मत करो सारी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पे, खाली जो एसेंशियल सर्विस से रिलेटेड जो पब्लिक यूटिलिटी वाली सर्विस है, जैसे कि पानी, बिजली, नेचुरल गैस, टेलीफोन, इन पर बस लगाओ आप। ठीक है, समझ में आई बात? ये है। अब इसके बाद जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, यहां पे वर्कर का रीस्किलिंग फंड बनाने की बात कही गई है इस कोड के अंतर्गत। इसमें क्या है भाई, रीस्किलिंग किसकी करोगे आप? कोई जैसे एक अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉय। अब ये मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं कि यहां पे कोड में है, लेकिन जो इसके पीछे का इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो समझना जरूरी है। इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट यह है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। वो क्या है कि किसी, जिसको बोलते हैं संरचनात्मक जो है बेरोजगारी, उसमें क्या है, मान लीजिए किसी को कंप्यूटर नहीं आता है और जॉब जो है कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट, कंप्यूटर के स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो क्या हुआ, यहां पे उसकी स्किल्स नहीं है कंप्यूटर जॉब के लिए, तो वो बेरोजगार हो जाएगा। तो अब यहां पे अगर किसी को जो एम्प्लॉयर है उसको हटा रहा है, ठीक, हटा रहा है, निकाल रहा है, तो यहां पे क्या करना होगा, एक रीस्किलिंग फंड बनाया जाएगा। ऐसा आईआर कोड में बताया गया है, वर्कर रीस्किलिंग फंड। उसमें जो भी लोग जिनकी भी छटनी हो गई उनकी ट्रेनिंग करी जाएगी, ठीक, प्रशिक्षण किया जाएगा उनको। सेवानिवृत्त यानी या फिर छटनी जिनकी हो गई श्रमिकों की, उनकी प्रशिक्षण के लिए कर्मचारी पुनः कौशल निधि की स्थापना करने के लिए बोला गया है इसमें। और इसमें यह कहा गया है कि इस फंड में कितना पैसा डाला जाएगा। जो नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, वो 15 दिन का, मतलब जब मान लीजिए आज निकाला गया तो पिछले महीने के या फिर पिछले 15 दिन
का जितना भी उसका वेतन था, वेजेस थे, उतना पैसा जो है रीस्किलिंग फंड में एम्प्लॉयर डालेगा। उसको रिट्रेंच कर रहा है, छटनी कर रहा है, तो वो एम्प्लॉयर डालेगा। ठीक है, जो भी उसने लास्ट 15 दिन में इमीडिएट मतलब आज निकाला गया, आज से 15 दिन के बीच में। ठीक, और इसमें थोड़ा सा और यहां पे एक विवादास्पद जो है बात है, गवर्नमेंट ने यह भी कहा है, इस कोड में लिखा हुआ कि गवर्नमेंट ये बताएगी कि बाकी और जो फंड जो इसके अंदर आना है वो अदर सोर्सेस से आएगा। अब ये अदर सोर्सेस को गवर्नमेंट बताएगी। ठीक है, अब ये क्या है इसको डिफाइन नहीं किया गया था, तो इस पे भी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म इस कोर्ट का हो रहा था। ठीक, अब यहां पे जो है मैकेनिज्म जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी रखा गया है। विवाद समाधान के लिए भी कुछ मैकेनिज्म बनाए गए हैं। एक तो आपकी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाई जाएगी, यानी कि शिकायत निवारण समिति बनाई जाएगी, जिसमें यह कहा गया है कि जो भी हर वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जिसमें 20 या 20 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं, वहां पर एक या एक से ज्यादा ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाई जाएगी, जो कि रेजोल्यूशन देगी डिस्प्यूट का। डिस्प्यूट हो जाते हैं भाई, होते हैं जो इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस की, भाई मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मुझे सैलरी नहीं मिल रही, मुझे वेतन नहीं मिल रहा है, मेरे अधिकार नहीं हो रहे हैं, मेरा जो है हेल्थ के यहाँ कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं, मेरे साथ ये हो गया, कुछ हो गया, कुछ भी डिस्प्यूट हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो उसको देखने के लिए कौन है, जहां पे भी 20, जितनी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जहां पे 20 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां पे एक या उससे ज्यादा कमिटियां, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटियां बनाई जाएंगी। अच्छा, इस कमिटी में रहेंगे कौन? अब देखिए यहां पे इक्वल नंबर होगा। अगर मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 इस कमिटी के अंदर लोग हैं, तो एम्प्लॉयर के भी 5 और वर्कर के भी 5 लोग होंगे। 15 मतलब 20 है मान लीजिए, तो वहां पे 10-10 का बंटवारा होगा, इक्वल रहेंगे। तो हमेशा ही अगर इससे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया इक्वल रहेगा, तो इसमें बताइए कि क्या कभी ये आप देखिए सीसैट या उस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इस कमिटी में कभी ऑड नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, मतलब 15 मेंबर्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। ये लॉजिक की बात है, ये समझ की बात है, ये वहां लिखा नहीं होगा, लेकिन आपकी जो समझ बन रही है वो वाली चीज है। ठीक, अब यहां पे कंसिलिएशन ऑफिसर्स की बात कही गई है, सुलह अधिकारी की, और इस कोड में कहा जाता है कि गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा कंसिलिएशन ऑफिसर, जिनकी ड्यूटी होगी मध्यस्थता करने की या फिर निपटारा करने की, सेटलमेंट करने की, जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो रहे हैं। अब आप कहोगे ट्रिब्यूनल भी है, तो इसकी क्या जरूरत है? ये पहले का फेज है। ठीक, ट्रिब्यूनल में जाने से पहले आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ऐसा है। यहां पे कंसिलिएशन पहले कर लो, फिर भी लोग ना माने, बिल्कुल अड़े हुए हैं कि नहीं हम तो अपना डिस्प्यूट हमारा नहीं सॉल्व हो रहा, तो वहां पे ट्रिब्यूनल में चले जाओ। अच्छा, कंसिलिएशन ऑफिसर जो है वो किसी एक निर्दिष्ट क्षेत्र यानी कि स्पेसिफाइड एरिया के लिए भी हो सकता है, या फिर किसी स्पेसिफाइड एरिया में कुछ इंडस्ट्रीज, स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज के लिए भी हो सकता है। मान लीजिए कोई क्रूड ऑयल कंपनी इंडस्ट्रीज है, उन्हीं से रिलेटेड हो सकता है। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन किसी एक एरिया में, दूसरी कंडीशन किसी एक एरिया में कुछ एक मतलब एक टाइप की इंडस्ट्रीज के लिए, स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज के लिए भी हो सकता है, या फिर किसी भी जगह पे 1 और मोर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज के लिए भी हो सकता है। ठीक, एरिया बेसिस भी हो सकता है, किसी एरिया में इंडस्ट्री बेसिस पे भी हो सकता है, या फिर सिर्फ इंडस्ट्री बेसिस पे भी कंसिलिएशन ऑफिसर बनाए जा सकते हैं, अपॉइंट किए सकते हैं। मे बी लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की बात कर लेते हैं, औद्योगिक न्यायाधिकरण। अब यहां पे कोड आपका ये कहता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो या तो एक या एक से ज्यादा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनाएगा, जो कि एडजुडिकेशन यानी कि औद्योगिक विवादों के न्यायिक निर्णय लेगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के लिए। अब ये ट्रिब्यूनल से पहले वाला कंसिलिएशन वाला हो गया फेज, उसके बाद भी अगर नहीं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो रहा है तो आप इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में आओ, और गवर्नमेंट जो है के पास पावर है कि वो एक या फिर एक से ज्यादा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बना सकती है। ठीक, और हर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में 2 मेंबर होंगे, जिसमें से एक मेंबर जुडिशियल यानी कि न्यायिक सदस्य हो गया, और दूसरा प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सदस्य होगा। ठीक, सिंपल है। अब इसी तरीके से आखिरी ये मतलब अपना जो होगा वो जो नेशनल लेवल पे होगा, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होगा, उसमें क्या है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो आपकी एक या एक से ज्यादा नेशनल वही चीज जो एडजुडिकेट करेगी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, और ये डील करेगी किस तरीके के डिस्प्यूट से, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हों। ठीक है, अगर यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का अगर प्रीलिम्स का आपने देखा होगा सिलेबस, तो उसमें लिखा हुआ है करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो उसी तरीके से जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के डिस्प्यूट्स हैं, और या फिर जो भी ऐसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हैं जो एक या एक से ज्यादा स्टेट्स में, मतलब उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में भी, जैसे टाटा बिरला, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, तो उनके भी कौन निपटारा करेगा, उनके डिस्प्यूट्स का कौन निवारण करेगा? नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल करेगा। और यहां पे भी वही सेम चीज, 2 मेंबर होंगे, एक जुडिशियल मेंबर होगा, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पार्ट 4 जो है, जो आपका है पूरा 4 कोड को कवर कर देता है।
और उसके बाद अब ये करंट अफेयर बाकी जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो तो मैं सीरीज लाता रहूंगा। अब क्या होने वाला है कि अब जो है आपका इंडस्ट्रियल लेबर लॉ से संबंधित जो हमारा जो पेड ग्रुप में ऑलरेडी पीडीएफ दी जा चुकी है पूरी स्टडी मटेरियल की, इससे रिलेटेड, इस वाले पॉइंट से रिलेटेड, उसका जो डिटेल जो पीडीएफ है उसका डिटेल्ड बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो की सीरीज अब आपकी चालू हो जाएगी और वो पूरी यहां पे आएगी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, एक एक चीज आपकी यहां पे पूरी करा दी जाएगी। ठीक, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आप लोग फिर से मैं एक बार पुनः बता देना चाहता हूं कि यूपीएससी 2021 का जो सिविल सर्विसेज का भी हमारा पेड ग्रुप चल रहा है और ईपीएफओ का तो चल ही रहा है 2020 वाला। तो इन दोनों में आप एडमिशन ले सकते हैं हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 8564880530 या फिर 9696066089 पे कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।